हेलो एवरीवन, वेलकम इन स्टडी जी के प्लेटफॉर्म में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि CUET BEd PGQP01 का जो एडमिशन होगा वे किस आधार पर होगा, किस बेस पर होगा। क्या वे परसेंटाइज मार्क्स पर होगा या नॉर्मलाइजेशन मार्क्स पर होगा या स्कोर रैंक के आधार पर होगा। तो आपके जो पेपर हुए थे PGQP के, वे दो फेज में हुए थे, पहला और दूसरा फेज में हुआ था। तो किस फेज में कौन सा पेपर ईजी आया था, कौन सा कठिन आया था, इसका अनुमान लगाने के लिए क्या करेंगे कि NTA वाले कि न परसेंटेज का प्रयोग करेंगे न स्कोरिंग का, बल्कि वे नॉर्मलाइजेशन का प्रयोग किया जाएगा। और आपका एक स्कोर नॉर्मलाइजेशन अंक भी आपके, अभी तो आपका आंसर की जारी हुआ है, आंसर की के बाद आप लोग आंसर की चैलेंज भी कर रहे हैं। इसका डेट शायद 17 तक है और उसके बाद आपका फाइनल आंसर की और फिर रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट में क्या रहेगा, आपका परसेंटाइज भी शो करेगा और नॉर्मलाइजेशन अंक भी शो करेगा। तो जो आपका जो एडमिशन होगा कॉलेज में, वे नॉर्मलाइजेशन अंकों के आधार पर होगा, क्योंकि आपके दो फेज में एग्जाम हुए थे। और नॉर्मलाइजेशन क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे का रीजन है। तो वही देख लेते हैं। पहले एक न्यूज पेपर हिंदुस्तान समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ था, उसको देख लेते हैं और उसके बाद देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, कैसे नॉर्मलाइजेशन में अंक मिलते हैं। तो वही देखते हैं। तो ये देख रहे हैं न्यूज कटिंग, जो कि टी के संदर्भ में रिलेटेड है, लेकिन ये आपके PG की भी काम देगा। तो ये जो नोटिस है ये एक्चुअल में आपका UET का है। और UT में जो परीक्षाएं हुई थी वो बहुत सारी पालियों में हुई थी, जैसे आपका 2 पाली में पेपर हुआ था। तो इसी के आधार पर PG में भी जो आपका स्कोर जो एडमिशन होगा वे होगा नॉर्मलाइजेशन अंकों के आधार पर। तो ये एक हेडिंग है कि मेधा सूची सामान्य स्कोर, जिसे नॉर्मलाइजेशन स्कोर कहते हैं, से तैयार होगी। ये कहना है हमारे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष M जगदीश कुमार जी का। तो उन्होंने कहा, क्या कहा है तो देख लेते हैं। उन्होंने कहा है कि M जगदीश कुमार ने शुक्रवार को कहा कि विश्वविद्यालय मेधा सूची तैयार करने के लिए प्रत्येक विषय में मिले अंक पर आधारित सामान्य स्कोर का प्रयोग करेंगे, न कि परसेंटाइल का। तो ये देखिए साफ साफ इन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालय वाले क्या करेंगे कि जो एडमिशन लेंगे वे परसेंटाइल स्कोर का नहीं, बल्कि जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर मिलेगा उसके आधार पर करेंगे। और क्यों किया जा रहा है, तो ये भी बताया इन्होंने कि कुमार ने बताया कि छात्रों को सामान्य अवसर प्रदान करने के लिए स्कोर को सामान्य बनाया गया है, क्योंकि छात्रों ने एक ही विषय में अलग अलग दिनों में अलग अलग पालियों में परीक्षा दी। कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा मेधा सूची तैयार करने के लिए छात्रों को प्रत्येक विषय में मिले अंक पर आधारित समान स्कोर का प्रयोग किया जाएगा, न कि परसेंटाइल का। तो ये आपको क्लियर हो गया कि जो आपका CUET PGQP01 जो है, उसमें जो रिजल्ट के बाद जो आपका एडमिशन प्रोसेस होगा वे परसेंटाइल के आधार पर न होकर नॉर्मलाइजेशन अंकों पर होगा। और नॉर्मलाइजेशन अंक कैसे क्या होता है, तो देख लेते हैं कि क्या होता है नॉर्मलाइजेशन सिस्टम, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन होगा कि नॉर्मलाइजेशन सिस्टम क्या होता है, क्योंकि ये आपके लिए पहली बार हो रहा है CUT में। और तो इसको देख लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन सिस्टम से पेपर कितना कठिन था, इसका स्तर तय किया जाता है और अंक निर्धारित किए जाते हैं। मान लीजिए कि परीक्षा के पहले दिन पेपर कठिन था, तो अनुमान लगाया जाता है कि पेपर में यदि कोई स्टूडेंट 70 नंबर भी ले आया तो उसे 100 नंबर मान लिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यदि परीक्षा पहली पाली में होती है और उसमें पता लगता है कि पेपर बहुत कठिन था, तो क्या किया जाता है, जो कोई स्टूडेंट 70 नंबर भी लाता है तो उसे 100 नंबर मान लिया जाता है। और जबकि दूसरे दिन अगर पेपर होता है और वे पेपर बहुत सरल होगा तो उसका उल्टा कर दिया जाता है। यदि कोई स्टूडेंट 100 नंबर पाता है तो उसे 70 नंबर मान लिया जाएगा। यही होता है नॉर्मलाइजेशन स्कोर कहा जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, हम लोग एक एग्जाम्पल द्वारा देखेंगे, तो जिससे आप आसानी से इसे समझ सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन स्कोर में कैसे किस तरह से एवरेज निकाला जाता है और किस तरह से नंबर को जोड़ा जाता है। तो आइए देखते हैं। तो कैसे समझे नॉर्मलाइजेशन को, तो मान लीजिए कि शिफ्ट 1 में और शिफ्ट 2 दो पेपर हुआ, जैसे आपका BEd में PGQP01 में 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था। और इसमें मान लेते हैं कि 5 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए। तो 5 स्टूडेंट का जो मार्क्स था वो 60 था, किसी का 50 था, किसी का 45 था, किसी का 65 था, किसी का 55 था। तो ये 5 स्टूडेंट का स्कोर है। और दूसरे शिफ्ट में भी
5 विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया और उसमें भी मार्क्स जो हुए 100 नंबर पाया किसी ने 80, किसी ने 70, किसी ने 90 और किसी ने 85 अंक प्राप्त किए। तो ये 2 शिफ्ट का अंक मान लीजिए है। और इसके बाद क्या होता है, तो जो शिफ्ट 1 वाले जो स्टूडेंट होते हैं, जो परीक्षार्थी जो स्टूडेंट पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवें स्टूडेंट के जो मार्क्स होते हैं, इनको जोड़कर औसत निकाला जाता है। तो जो पहले शिफ्ट के स्टूडेंट हैं उनका औसत आया 55 और जो दूसरे शिफ्ट के स्टूडेंट हैं उनका यदि औसत निकाला जाए तो वे आते हैं 85। तो ये पहले शिफ्ट का 55 है और दूसरे शिफ्ट का 85 एवरेज आया। तो इसमें कितने का अंतर आ रहा है, 30 का अंतर आ रहा है। अब तो आगे देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। आपने देखा कि पहले शिफ्ट का औसत अंक 55 था और दूसरे शिफ्ट का जो औसत अंक था 85 था। तो पहले शिफ्ट का और दूसरे शिफ्ट का औसत का अंतर क्या हुआ, 30 हुआ। तो नॉर्मलाइजेशन में क्या किया जाता है कि यदि हम पहले शिफ्ट के परीक्षार्थियों के अंकों में 30 अंक जोड़ देते हैं तो नॉर्मलाइजेशन अंक क्या होगा, तो 30 अंक जो पहले शिफ्ट के परीक्षार्थियों में क्यों जोड़ा गया, क्योंकि उनका पेपर हार्ड था। अब क्या किया जाएगा, तो नॉर्मलाइजेशन अंक क्या हो जाएगा, जो पहला स्टूडेंट 60 जो पाया था उसमें 30 अंक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, उसको 90 अंक मिल जाएगा। उसी तरह जो दूसरा स्टूडेंट था तो इसको 50 मिला था, उसमें 30 जोड़ेंगे तो उसका अंक क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इसी तरह 45 वाले स्टूडेंट जो अंक प्राप्त किया उसको 30 जोड़ेंगे तो 75 हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि जो एवरेज 2 शिफ्ट का आया है उसको जोड़ दिया जाता है। तो अब क्या होगा कि जो अब शिफ्ट 2 के अंक के बराबर होंगे, तो ये जो मार्क्स पाए हैं 80, 90, 95, 85, ये क्या होगा, शिफ्ट 1 के और शिफ्ट 2 के अंक बराबर हो जाएंगे। ये तरीका होता है नॉर्मलाइजेशन बनाने का तरीका।